मैंने एक अधिकारी के थप्पड़ मारा था। मैं उस महिला ने, सत्य की लड़ाई, उस पूरे गांव ने, जब धरती से जाऊं उस दिन जनता हमें याद करे। सचिन पायलट जी जब निर्मल चौधरी गए थे तो कमिश्नर को फोन लगा दिया था। सचिन पायलट को किस तरीके से देखते हैं? जेल से रिहा होने के बाद तुरंत आप समरावता पहुंचे और भावुक हो गए थे। वो खुशी के आंसू थे या उन लोगों की जो प्रताड़नाएं आपने देखी थी कि किस तरीके से आगजनी हुई, किस तरीके से उन लोगों को भी दबाया? को ऐसा है करते हैं, राजस्थान में लोकप्रियता की हदें आपने पार कर दी। जिस तरीके से कल से रिहा होने के बाद करोड़ों और लाखों युवा आपको देख रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में सबसे अच्छा लीडर किसको मानते हैं? छोटे किरोड़ी के रूप में आपको देखते हैं, बड़े किरोड़ी को आप किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब सम्मानीय आदमी है, इंसान मानूंगा। प्रहलाद गुंजल, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र जी गुडा, विजय जी भैंसला, इंदिरा जी मीणा 2-3 इंटरव्यू लेने आए। मैंने इंटरव्यू उन्हीं को दिए जो हमारे यूट्यूबर्स जो भाई हैं, नहीं तो बहुत सारे चैनल्स वाले। अब राजस्थान के लाखों युवा नरेश मीणा में उम्मीद देखते हैं। नरेश मीणा 8 महीने के बाद आखिर जमानत पे बाहर आ ही गए हैं। हमारे साथ वो नरेश मीणा है जिसने तमाम संगठनों से लड़ाई लड़के और पूरे सरकार के सिस्टम से लड़ाई लड़के रिहा हुए हैं और आज दूसरा दिन है। नरेश भाई, क्या कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? कल के बाद में तमाम जगहों पर आपने देव दर्शन किया, उसके बाद में आज खाटू श्याम भी घूमने गए थे। मैं मेरे भाइयों से, युवा साथियों से, जनता जनार्दन से मिल रहा हूं, जिनका आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है और मिला है। मेरा ये प्रयास आगे भी कि मैं उस हर परिवार तक, हर व्यक्ति तक पहुंचूं जिन्होंने पिछले 8 महीने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे समर्थन दिया। मैंने पहले भी आपका जब इंटरव्यू किया था, उसमें आपको पुलिस से डर नहीं लगता क्या? 8 महीने का एक लंबा समय होता है और ये तमाम युवा इंतजार करते ही रह गए। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। ये जो जनता का आशीर्वाद है, ये ताकत देता है, ऊर्जा देता है। जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि किसी के साथ शोषण हो रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, कहीं बड़े लोगों द्वारा या बड़े ब्यूरोक्रेट्स द्वारा कहीं किसी का कुठाराघात किया जाता है, तब अपने आप ही अंदर से ताकत आती है जिसके दम पर लड़ता है। सबसे बड़ी ताकत क्या रही नरेश मीणा को जमानत तक पहुंचने में? मेरी तो ताकत जनता है। जनता थी, जनता ने आंदोलन की चेतावनियां दी, आंदोलन की प्लानिंग करी, कई जगह धरने प्रदर्शन हुए और एक ऐसा आंदोलन 25 फरवरी को करने की जनता की तैयारी थी, जिसके आधार पर सरकार ने भी समझौता किया। उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से जमानत मिली। सरकार क्यों फंसाना चाहती थी? क्यों फंसाना चाहती थी नरेश मीणा को? सरकार नहीं, जो राजनीति में कुंडली बनाकर बैठे हैं, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं, जो धनबल की राजनीति करते हैं, उनको कहीं ऐसा लगता है कि कोई ऐसा राजनीति में ऐसा लड़ाका नहीं आ जाए जो नए लोगों को खड़ा कर दे और जो उनके आने वाले बच्चों के भविष्य को खतरा हो जाए। इसलिए सारे लोगों ने मिलके, कई बहुत बड़े बड़े लोगों ने मिलके और ये प्रयास किया कि इसको इतने दिन जेल में रखा जाए ताकि ये दोबारा जब जेल से निकले तो इसके अंदर इतनी दहशत बैठ जाए, खौफ बैठ जाए, डर बैठ जाए, ये दोबारा से किसी बड़े आदमी के खिलाफ, कोई धन्ना सेठों के खिलाफ जो राजनीति को पैसे की दम पर राजनीति करना चाहते हैं, उनके खिलाफ ये बोले नहीं। आप एक बड़ी अच्छी सोच लेकर राजनीति में आए हैं और राजनीति करने की सोच भी रहे हैं। गरीब मजदूर किसान के बेटे कब से एमएलए एमपी बनने लग जाएंगे? देखो, मैं साधारण गांव से और एक किसान का बेटा हूं, साधारण परिवार से आया हूं और मैंने देखा है गांव में किस तरह से। मैंने अभी जेल में बहुत किताबें पढ़ी है। इसमें मैंने प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ा, कर्म भूमि पढ़ी, और उसमें जो गरीबी को जो दिखाया गया गोदान में, कर्म भूमि में, वो सच है। आज भी उसी तरह के हालात हैं। मैं जब छबड़ा चुनाव लड़ा तो आज भी वहाँ लोग 5-5 किलोमीटर से पानी भर के लाते हैं। लोगों को थानों में लूटा जाता है, तहसील में लूटा जाता है, बिजली घरों में लूटा जाता है, बैंक में केसीसी के नाम पे लूटा जाता है। और जो लोग जब अधिकारियों से, कर्मचारियों से, भ्रष्टाचारी जो लोग थे, इनसे त्रस्त जब लोग हो जाते थे, लोगों को लगता था कि पेयजल की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, तब लोग सोचते थे कोई अच्छे नेता बने, जो नेता हमारी मदद करे। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ राजनीति में भी, जो नेता आ रहे हैं उन्होंने भी राजनीति को धंधा बना लिया।
जो एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, वो जो फंड होता है उस फंड को भी कमीशन पर बांट देते हैं। जो सरपंच कमीशन दे रहा है उसको ज़्यादा फंड मिल जाता है। कुल मिला के राजनीति भी एक तरह से व्यापारीकरण राजनीति का हो रहा है। उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ, उनसे लड़ रहा हूँ। और यही कारण है कोई जो बजरी आजकल आपने एक और बात देखी होगी कि राजस्थान में पिछले समय एक बजरी व्यापारी थे, क्या बोलते हैं जिनको हम, मैं उनको बजरी माफिया नहीं कहूँगा, बजरी के बड़े ठेकेदार थे, बड़े कारोबारी थे, मेघराज सिंह जी जिनका नाम था। मेघराज सिंह जी एक बिजनेसमैन मान लीजिए आप, या कारोबारी मान लीजिए, ठेकेदार मान लीजिए, जिसने बजरी का काम किया। अब उसने एक ठेकेदार, हो सकता है उन्होंने गलत पैसा कमाया हो बजरी के लीज पे किसी तरह से, लेकिन अब जो हो रहा है उस ठेकेदार को हटाकर उस बजरी को, जो लोग गांव में जो डंपर चलते थे, ट्रैक्टर चलते थे, लोगों जनता के जो, उसको हटाकर अब नेता भी जैसे बजरी जैसे धंधे में। पहले एक जमाने में शराब का चलता था कि जब पूरे राजस्थान लेवल पे जब ठेके होते थे तो शराब माफिया नहीं, शराब में भी बड़े बड़े नेताओं ने आकर अपना पैसा लगाया। उसमें राजनीति के लोग जो जनता के सामने कहते हैं कि हम जन सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो लोग शराब माफिया बन गए थे। उसी तरह से अब मैं देख रहा हूं कि जो लोग राजनीति में और बहुत बड़े पदों पे और जिनके पास ईश्वर ने पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा दे रखा है, वो लोग अब बजरी पे कब्जा कर बैठे। पूरा मैं जो देख रहा था, अभी मैं जेल में रहा, रोज 2, 3, 4 लोग टोंक जेल में बजरी को लेकर आते थे। लेकिन वो लोग आते थे जो एक आम गांव का किसान है, जो अपने मकान बनाने के लिए बजरी लेने जा रहा है, कोई छोटा मोटा ट्रैक्टर चला के काम चला रहा है, वो लोग आते थे। एक भी आज मैं जो 8 महीने जेल में रहा, किसी भी दिन कोई डंपर का मालिक जेल में नहीं आया, कोई LNT चलाने वाला जेल में नहीं आया। मैंने पता किया तो मेरे को पता लगा कि बहुत बड़े लंबे क्षेत्र में बजरी को लेकर एक बड़े नेता ने, जो राजस्थान का नहीं देश के लेवल का नेता है, उसने पूरी बजरी पे कब्जा कर लिया। उसी ने नरेश मीणा को फंसा के रखा था। और वही लोग थे, उनको पता था कि नरेश मीणा जिस दिन देवली उनियारा से निकलेगा, उसके बाद इन भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन बजरी माफियाओं के खिलाफ, ये जो सफेद पोश कपड़ों में जो राजनीति में ये घूम रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएगा। तो इसको इतना डरा दो, धमका दो, जेल में इतने मुकदमे लगा दो, इसको जेल में इस तरह से प्रताड़ित करो कि वो आने के बाद में कुछ बोल ही नहीं पाए। और यही कारण था कि उनकी प्लानिंग थी, सब लोग मिले हुए हैं। मैंने तो देखा कि बहुत बुरी स्थिति है राजस्थान की। कल जेल से रिहा होने के बाद तुरंत आप समरावता पहुंचे और भावुक हो गए थे। वो खुशी के आंसू थे या उन लोगों की जो प्रताड़नाएं आपने देखी थी कि किस तरीके से आगजनी हुई, किस तरीके से उन लोगों को भी दबाया? देखो ऐसा है, मैं जिस दिन 13 नवंबर को ये जब घटना घटी चुनाव की वोटिंग के दिन, उस दिन पहले दिन ही सुबह 10 बजे उस गांव में पहुंचा था। उसके पहले मैं प्रचार के दौरान भी उस गांव में नहीं गया था। वो पहला मेरा उनसे परिचय हुआ था उस दिन गांव वालों से। गांव के लोगों से पहली बार ही मुलाकात हुई थी? पहली बार ही मुलाकात हुई थी 10 बजे। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो घटित हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात बने रात को वहां, जिस आप सबके सामने है, उस गांव ने जिस हिम्मत के साथ मेरे साथ खड़ा रहा, जब घटना घटित हुई तब भी कुछ माएँ जो थी, महिलाएं, वो मेरे लिपट गई, वो रो रही थी। और मेरे गले में तो आवाज़ नहीं थी, लेकिन वो कह रही थी कि भाई तुझे मार देंगे। और उन्होंने जिस तरह से मेरी रक्षा करी, सुरक्षा करी, उन्होंने एक तरह से मेरे को उस दिन पुनर्जन्म दिया था। तो मैं एज ए बेटा के नाते, और उन्होंने सब गांव वालों ने मुझे एज ए बेटा का वो दिया। और आपको शायद पता होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कम से कम 7,500 ऐसे गांव हैं जहां गांव के आगे लोगों ने लिखा कि भाई नरेश मीणा का समराव था। तो उसकी जो शुरुआत भी हुई वो भी समरावता से हुई। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि नरेश भाई का समराव था। उसके बाद एक तरह से ट्रेंड चल गया। और मैं जमारामगढ़ और जयपुर ग्रामीण दिखाता हूँ, वहां भी कई गाँव में नरेश मीणा जिंदाबाद के बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये सारा प्यार उनका था।
उस दिन जो नज़ारा था, उन्होंने वहाँ मुझे जिस तरह से बचाया, और उसके बाद व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद अलग वो रहता है, लेकिन उस दिन घटना घटने के बाद, मैं जेल जाने के बाद, कई नेताओं ने मेरे चरित्र को बदनाम करने के लिए, या मैंने अब तक जो कमाया उसको बदनाम करने के लिए, उस गांव में ये प्रयास किए कि आप ये कह दो, आप सिर्फ इतना सा बोल दो कि हमारा गांव का इस मामले से कोई लेन देना नहीं है। पूरा नरेश मीणा बाहर से आया था, उसके लड़के बाहर से आए थे, जो आए थे वो गुंडे बदमाश थे, समराव तक उनसे कोई लेना देना नहीं था, वो मरवा कर हमें छोड़ गया। ये नेता कहलवाना चाहते थे, और अगर वो इतना सा कह देता वो गांव, क्योंकि मैं तो 10 बजे गया, पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जेल चला गया, अगर इतना सा वो गांव ये कह देता, कोई भी वहाँ एक बच्चा भी ये कह देता कि नरेश मीणा को हम नहीं जानते साहब, वो कौन था क्या था, वो अचानक आया और हमें सबको मरवा मरवा के चला गया, तो मैंने जो अब तक कमाया वो सब कुछ खत्म हो जाता। ये जो आशीर्वाद, ये जो प्यार जो मुझे मिला है, ये केवल इसीलिए मिला कि उन्होंने कहा कि वो जिस दिन आया हमारे पास, उसी दिन से हमारा बेटा था, उसने हमारी लड़ाई लड़ी, और इसी का ये परिणाम है। क्योंकि शुरू में जो घटना घटी थी, तो घटना घटने के 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक ये दिखाया गया था कि नरेश इसी स्टाइल का है। नरेश छात्र राजनीति से इसी तरह की राजनीति करता है, आक्रामक राजनीति, अग्रेसिव राजनीति, आए दिन पुलिस से टकराना, प्रशासनिक अधिकारियों से टकराना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सामने एक जनप्रतिनिधि, जिसको 44,000 वोट छबड़ा में मिले, 60,000 वोट 8 दिन में देवली उनियारा ने दिए, उस जनप्रतिनिधि के साथ ये लाखों करोड़ों लोग जो विश्वास जता रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो लोग अगर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कहीं अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और मैं उसको मेरी आंखों के सामने सहन कर लूं, मैं कुछ नहीं करूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दूं, तो ये कैसे भरोसा रहेगा, कैसे विश्वास रहेगा। और वहां वो ऐसी घटना हुई थी जब पूरे गांव ने बहिष्कार कर रखा था। एक बेचारी आंगनबाड़ी की महिला, एक बड़ा अधिकारी, एक छोटी सी कर्मचारी, चित्रा मीणा पूरी जिंदगी याद रहेगी। बिल्कुल, एक आंगनबाड़ी की कर्मचारी होते हुए उस महिला के साथ हाथ पकड़ के, और उससे कहा जाता है कि वोट दो, नौकरी खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बावजूद भी उस महिला ने, सत्य की लड़ाई, उस पूरे गांव ने जो मेरे पे भरोसा किया, विश्वास किया, उसी की देन है कि बाद में सच्चाई सामने आई कि गलती नरेश मीणा की नहीं थी। गलती मेरी, मैंने गलती थी मेरी कि मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि राजनीति में भी, लेकिन कई बार इस तरह का हो जाता है, क्योंकि मैं भाई साहब हूँ, मेरे को कोई आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। कोई छात्र, कोई युवा जब मेरे को नेताजी कहता है तो मेरे को बहुत गंदा लगता है भाई। मुझे जब कोई भाई साहब कहता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को जब नेता शब्द कोई बोलता है तो मुझे अजीब सा लगता है। मैं भाईचारा, मैं पारिवारिक रिश्ते बनाता हूँ, और उस समय वहाँ जो इस तरह का, ये तमाम युवा चाहते हैं कि नरेश एक बड़ा नेता बन जाए, एक एमएलए और एमपी और एक मंत्री तक पहुंच जाए। उसकी क्या प्लानिंग रहेगी? अब आप रिहा हो गए। देखो, ये मुझे अभी इस बीच दौर में बहुत लोग आए, और हर शुभचिंतक मेरा ये चाहता है, सबसे ज्यादा लोग तो ये चाहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूं। गुस्सा खतरा का कारण बन जाता है। हाँ, कि मैं गुस्सा नहीं करूं। तो वो चीजें सीखी क्या जेल में रहने के बाद? 8 महीने का लंबा। दूसरा, ये लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं लूं, सोच समझ के फैसला लूं, और इनकी इच्छा है कि मैं एक बड़ा जनप्रतिनिधि या बड़ा नेता बनूं। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं है कि नरेश मीणा अब तक एमएलए नहीं बन पाता। मैं आपके चैनल को कह रहा हूं, नरेश मीणा 2013 में भी एमएलए बन गया था, मेरा टिकट क्लियर हो गया था। लेकिन जो लोग मुझे चाहते थे, जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं, जिस जनमानस के बीच में मैं रहता हूं, वो सारा जनमानस उस समय चाहता था कि मैं किसी और के साथ रहूं। मैं जिस पार्टी मुझे टिकट दे रही थी वो नहीं चाहता था उसके साथ मैं जाऊं, और यही कारण था कि उस समय मैंने अपना टिकट अपने खुद ने ठोकर मारी। 23 में पूरा दमखम लगा दिए थे। 23 में ये बात की तो मैंने टिकट मांगा था, दिया नहीं, लेकिन
13 में मुझे टिकट मिल रहा था, 13 में मुझे 200% टिकट मिल रहा था, लेकिन मंत्री तक पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर उस समय मेरे को जो टिकट होता था 2-3 बार एमएलए बन जाता। अब बात करते हैं राजस्थान में लोकप्रियता की हदें आपने पार कर दी। जिस तरीके से कल से रिहा होने के बाद करोड़ों और लाखों युवा आपको देख रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में सबसे अच्छा लीडर किसको मानते हैं? जो भी संघर्ष करते हैं, जो सड़कों पे हैं, वो सारे अच्छे नेता हैं, उन सबको सम्मान करता हूं। अभी मैं आपसे कहूंगा, उसका भी लोगों ने कई दुरुपयोग, मतलब मैंने तो उनका सम्मान के लिए कहा कि भाई मैं उनका सम्मान करता हूं, पर कईयों ने फिर उस शब्द को भी अलग तरीके से लिया, चढ़ाकर चला देते हैं। नहीं, अलग तरीके से लिया। आप ऐसा लगता है कि अब अकेला नरेश लड़ेगा राजस्थान के लिए। अब मैं लालू को पसंद करता हूं। वो बकरी चराने वाले को एमएलए बना दिया था लालू यादव ने। इसलिए नहीं, इसलिए पसंद करता हूं कि आज के दौर में उस पर रोज ईडी सीबीआई चली जाती है, जेलों में रहा, पर समझौता नहीं किया। नरेश मीणा समझौता नहीं करेगा। बहुत सारे लोग, जब से मैं जेल से आया हूं या जेल में भी रहा, बहुत सारे लोग ये आकलन, ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग, मैं जब ईश्वर के दरबार में गया बाबा श्याम के, मेरे दुपट्टे को लेके भी मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उसमें हैं कि मैंने समझौता कर लिया, झुक गया। नरेश मीणा झुकना तो जानता ही नहीं है, लेकिन ट्रेंड चला दिया। मानस जो चाहेगा, जो जन भावना मेरे से उम्मीद करती, जो जन भावना मेरे से चाहेगी, वही कदम मैं उठाऊंगा, वही मैं कदम उठाऊंगा, उसी जगह मैं अपने आप को पाऊंगा जहां जनमानस मेरे को चाहता है। नरेश भाई, आज पहली बार इतनी बड़ी मुलाकातें हुई है और इतनी चर्चा आप कर रहे हैं। छोटे किरोड़ी के रूप में आपको देखते हैं, बड़े किरोड़ी को आप किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब सम्मानीय आदमी है, सीनियर आदमी है। मेरी जितनी राजनीति नहीं है उतनी, मेरी उम्र नहीं है उतनी उनकी, उन्होंने राजनीति करी है। डॉक्टर साहब ने बहुत संघर्ष किए हैं, आंदोलन की राजनीति करी है। हम लोग तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो सकते। हम बहुत छोटे हैं, हम तो, मैं तो कहता था कभी कि भगवान करे हम भी ऐसे ही बने जैसे कर्नल किरोड़ी लाल जी भैंसला हैं। मेरी एक ही इच्छा है, कुछ बनूं कि ना बनूं, पर जब मरूं उसके बाद दुनिया याद करे। जिस दिन जब धरती से जाऊं उस दिन जनता हमें याद करे। सचिन पायलट जी जब निर्मल चौधरी गए थे तो कमिश्नर को फोन लगा दिया था। सचिन पायलट को किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं निर्दलीय हूं, मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है, और राष्ट्रीय पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो रहता है उसकी अपनी मर्यादा रहती है और पार्टी के प्रति उनका कर्तव्य रहता है। कई मजबूरियां किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ रहती है, तो मैं उसमें किसी का दोष नहीं देना चाहता। हाँ, लेकिन मैं निर्दलीय होने के बावजूद भी जिन लोगों ने मेरी मदद करी उनका मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा। प्रहलाद गुंजल, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र जी गुडा, विजय जी भैंसला, इंदिरा जी मीणा, ओम प्रकाश जी हुडला, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े कांग्रेस से के प्रत्याशी थे नीटू जी सिकरवाल, जो मेरे लिए नगर फोर्ट आए, वहाँ एक एमएलए रहे बाबूलाल जी झंडेलवाल, श्योपुर मध्य प्रदेश के, अतुल प्रधान उत्तर प्रदेश से सपा के एमएलए हैं, वो तमाम लोग, कन्नी सेना के महिपाल सिंह जी, और एक और मैं भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को विशेष धन्यवाद दूंगा कि ये जब घटना घटी थी तो इसको लोगों ने जातिवाद का मोड़ दे दिया था। वो जो अधिकारी था, मैं उसको कभी पहले ना तो जानता था ना देखा मैंने। उस समय वो घटना अचानक से घटित हुई थी, मतलब सोचने का भी समय नहीं था। उस समय मेरे को ये भी पता नहीं था कि वो कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, एसडीएम है कि नहीं है, आपने तुरंत चाटा फोड़ के वो जो हुआ। और उसके बाद जब मुझे पता लगा तो मैंने ये कहा था कि वो अधिकारी है, उसकी जगह वो मीणा अधिकारी अगर ऐसा करता तो उसके साथ उसके भी थप्पड़ पड़ती। वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति होता, वो एपिसोड होना था, वो इसलिए नहीं कि वो किसी का था। और मुझे इस बात का दुख भी हुआ बाद में, लेकिन अफसोस है कि उसको ये सत्यता थी कि जाट समाज मेरे से बहुत बड़ा नाराज हो गया था। मैंने महसूस किया था कि जाट समाज में दुख था, खेद था, और मैं तो माफी भी चाहता हूं। अगर आज भी ये चाहता हूं कि मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था,
मैंने एक अधिकारी के थप्पड़ मारा था। मैंने लोकसभा चुनाव में एसपी जो मेरी जाति के थे, हनुमान मीणा, वो वीडियो में शायद आपने देखा होगा। अगर कहीं भी कोई गरीब असहाय व्यक्ति के साथ, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, कोई किसी भी छोटे से छोटे वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ अगर मीणा अधिकारी भी कोई गलत करेगा, मेरा समाज में पैदा हुआ व्यक्ति भी गलत करेगा, तो मैं उसको भी तमाचा मारूंगा मेरा। लेकिन मैंने जब महसूस किया कि भाई मैं जेल में, मैंने महसूस किया, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल ने जब स्टेटमेंट दिया, उसके बाद लोगों को समझ में भी आई चीजें और बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ, तो उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। कुछ लोग सरकार में जो बैठे हैं अभी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में, उसमें कुछ विधायक थे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे जो सीएमओ में थे, उन्होंने मेरी भरसक मदद करी। ऐसा नहीं कि, लेकिन मैं बीजेपी वालों का तो नाम इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा फालतू में। लेकिन मैं कहीं भी रहूं, किसी भी जगह रहूं, जिन जिन लोगों ने मेरे पर इस समय मदद करी है इन 8 महीने में, उनका मैं एहसान जरूर चुकाऊंगा। जब भी मुझे मौका आएगा उनका मैं कर्ज जरूर चुकाऊंगा, क्योंकि ये 8 महीने मेरे लिए बहुत कठिन समय था, मेरे माँ बाप के लिए बहुत कठिन समय था। जिस दिन ये घटना घटी, मेरे पिताजी रात भर शिव जी के मंदिर में रहे और मेरा बड़ा भाई बंबई में था। उसको तो यह सूचना थी कि मैं नहीं रहा। बाद में भी परिवार के साथ जो भी हुआ, एक आंदोलन भी रूपरेखा हुई, बहुत सारी चीजें हुई। मैं तो यही कहूंगा कि उन सभी नेताओं का जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पूरी जनता जनार्दन का, सभी माओं का। मेरे पास जो 60 लोग जो मुलजिम जो बंद हुए, उनके जब परिजन जेल में मिलने आते थे, तो परिजन उनसे ये कहते थे, उनसे हालचाल नहीं पूछते कि तुम कैसे हो, उनसे ये कहते थे कि तुम्हारे भाई साहब का ध्यान रखना, उनको अकेला मत छोड़ना। ऐसे लाखों परिवार थे। कई लोग आए जेल में जिन्होंने बताया कि भाई साहब मेरे गांव में एक दादी है, वो जानती तो कुछ नहीं है, पर वो कहती रहा वो बाया छोरा, वो नरेश कुछ डार लाओ, पीसा न हो तो 10,000 रुपया मुझसे ले जाओ। ऐसी हजारों लाखों माएँ, छोटे छोटे बच्चे जो चाहते थे कि भाई नरेश बाहर आए। बहुत बड़ी ताकतें लगी। मैं न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय हाई कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया, मुझे जमानत पे रिहा किया। उसके लिए माननीय न्यायालय का आभार। और जब इतनी सारी बात आपने पूछ ली, आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे, कल से मेरे पास 2-3 इंटरव्यू लेने आए। मैंने इंटरव्यू उन्हीं को दिए जो हमारे यूट्यूबर्स जो भाई हैं, नहीं तो बहुत सारे चैनल्स वाले। भाई, मैंने आपको जेल में जाने के बाद तमाम इन युवाओं से बातचीत करने का प्रयास किया कि चाहते क्या हैं। इनकी आखिरी सांसें यह थी कि नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाए। तो आप लोगों का ही प्यार था मेरे भाई। मैं यही चाहता हूं, जैसे भगवान करे मेरे जैसे लोग, अच्छे लोग राजनीति में आए, वैसे अच्छे लोग मीडिया में भी आए। गांव किसान के बेटे मीडिया में भी आए, पत्रकार बने। नरेश मीणा इस सिस्टम को बदल लेगा कैसे? सरकारें खड़ी है, सिस्टम मोदी तक सामने बीजेपी कोशिश करेंगे। जरूरी तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। और तो जाने के बाद जनता ये तो करेगी कोई तो था जो लड़ा। जरूरी नहीं कि, लेकिन हो सकता मेरे से कुछ और लोग सीखे। आज अगर जेपी आंदोलन में नहीं होता देश में, तो ना लालू होता, ना मुलायम होता, ना नीतीश कुमार होता, ना काशिर होते। अन्ना ने आंदोलन किया, अन्ना आंदोलन नहीं करता तो केजरीवाल नहीं होता। अगर हम ये सोच लें कि हम अब कुछ कर ही नहीं सकते, इन लोगों से लड़ ही नहीं सकते, तो फिर कौन लड़ेगा? और मैं आपके चैनल से ये भी कहना चाहता हूं, मैं अभी छात्र राजनीति से निकला हूं, 45 साल उम्र हो गई। कई मेरे जूनियर साथी भी एमएलए बन गए, बहुत सारे लोग बतों में चले गए। आज मैं एक छात्र राजनीति को एक अलग तरीके से देख रहा हूं। जैसे छात्र संघ अध्यक्ष बन गए, छात्र नेता बन गए, 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां, डेकोरम, हाई फाई। मेरे से बहुत समझाया, अभी जेल में बहुत सारे लोग आए, भाई साहब डेकोरम बना लेना, ताम झाम से चलना, हर जगह मत बोलना, हर आदमी से मत बोलना, हर इंटरव्यू आप जैसे छोटे लोगों को इंटरव्यू मत देना, कोई गिनती के आदमी को इंटरव्यू देना। भाई जैसे हैं वैसे हैं। वैसे जैसे नरेश मीणा जेल में गए थे वैसे ही है।
जैसे हैं। नरेश भाई समरावता को न्याय मिल पाएगी कि नहीं, आखिरी सवाल। मैं बेटा हूं उनका। समरावता का जब मैंने ये कहा कि मैं बेटा हूं तो अब आप समझ जाइए। ये वो नरेश मीणा है जिसने पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा रखा है और आज किस तरीके से मुखर होकर तमाम सवालों का जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं? आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।